हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ सतीश चंद्रा की बुक से। आज हम अपना पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इससे पहले हमने मुगल काल को कंप्लीट कर दिया, चैप्टर नंबर 12 से लेकर 21 तक, ठीक है फ्रेंड्स। लगभग 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपना स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह ये हमारी बुक कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं आपको प्राचीन भारत कराऊंगा रामशरण शर्मा की बुक से, जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स मानी जाती हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक, लेसन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर पहला ही है भारत और विश्व, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम देखेंगे कि उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा था और विश्व में क्या चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, नीचे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूरोप से, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। तो देखिए, यूरोप यूरोप से स्टार्ट करें, या आप इस जो ये 575 ईस्वी लिखा हुआ है ना, या तो आप इसे यहाँ लिख लें यूरोप के आगे, ठीक है। 575 ईस्वी में यूरोप में छठी शताब्दी की, या फिर जैसे मैंने लिखा है 500, क्या कहते हैं, यूरोप की छठी शताब्दी या सदी कह लो, ठीक है फ्रेंड। यूरोप की छठी सदी मान लो 575 से चल रही थी, ठीक है फ्रेंड। यूरोप की छठी सदी 575 ईसा पूर्व की तीसरी चौथाई में रोमन साम्राज्य, जिसमें जिसने यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र को एक किया था, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये रोमन साम्राज्य थे, इन्होंने जो भूमध्य सागर का क्षेत्र था ना, वहाँ तक मतलब सबको अपने साम्राज्य में मिला रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आगे बताया गया कि ये दो भागों में बंट चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं। जो इसका ये लिखा है ना, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, तो आगे बताया गया है जो पश्चिमी भाग था ना, इसको देखना क्या कहते हैं, पश्चिमी भाग। या फिर यहाँ से देखो, इस भाग के चर्च, जो पश्चिमी भाग था ना, इस भाग में जो भी चर्च आते होंगे उस टाइम, इस भाग के, इन भागों के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी भाग ये लिखा है ना, दो भागों में बट गया था। जो पश्चिमी भाग के जो चर्च थे ना, इस भाग के चर्चों को कैथोलिक चर्च कहा जाता था। ये मैंने पेंसिल से लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। कैथोलिक चर्च कहा जाता था, जिसकी राजधानी रोम थी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। दो भागों में इनका साम्राज्य बटा, पश्चिमी भाग में जितने चर्च थे, इन चर्चों को कैथोलिक चर्च कहा जाता था, और जिनकी राजधानी रोम थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, अब चलते हैं नीचे। अब देखते हैं पूर्वी भाग की राजधानी बैजंती या कस्तूनियाई में थी, ठीक फ्रेंड्स। पूर्वी भाग की राजधानी बैजंती या कस्तूनिया में थी। इस साम्राज्य को बैजंती साम्राज्य कहा जाता था, ठीक फ्रेंड्स। इसमें यूरोप के इसमें यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका भी शामिल थे। समझ गए होगे फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। अब चलते हैं नीचे। पूर्वी, ये ना पूर्व के चर्च, याद रखना फ्रेंड्स, जो पश्चिमी चर्च थे उनको कैथोलिक चर्च कहा जाता था। ये देखो यहाँ मैंने पढ़ाया अभी। अब जो पूर्व के चर्चों की बात हो रही, पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ नोट लिखा हुआ है, रूस के यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजंती शासकों के प्रयास के कारण ही ईसाईयत को अपनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो रूस में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च थे और बैजंती शासकों के प्रयास के कारण ही ईसाईयत को अपनाया गया। ईसाईयत माने ईसाई धर्म को अपनाया गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं यहाँ 15वीं शताब्दी के मध्य जब कस्तूनिया को तुर्कों ने जीत लिया, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पतन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। जब कस्तूनिया अभी पीछे पढ़ाया था ना, बैजंती या कस्तूनिया कहा जाता, तो 15वीं शताब्दी में जब कस्तूनिया को तुर्कों ने जीत लिया तब इसका पतन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे चलते हैं। अब देखिए, इतिहासकार एक लंबे समय से छठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी को के काल को अंधकार युग कहते हैं। मतलब छठी शताब्दी से लेके मतलब 400 साल तक जो ये काल है, इसको अंधकार युग कहा है इतिहासकारों ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 12वीं शताब्दी। 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर से समृद्ध हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। जो अभी ऊपर बताया, ये कस्तूनी वगैरह जो जीत लिया होगा, दंगे वगैरह चलते थे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ऐसे तो कोई दे नहीं देगा, दंगे वगैरह होंगे, जब उसको मार काट होगी तभी तो किसी का राज हत्याया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मतलब यही बताया गया कि 12वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप फिर से मतलब हरा भरा हो गया या समृद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे फ्यूडलिज्म का उदय। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक नई बीमारी थी फ्यूडलिज्म। देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नया प्रकार और नए समाज की नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, एक से एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पैरे का पहले लाइन ये थी, यहाँ से पहली लाइन ये थी, रोमन साम्राज्य का विघटन होने के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार का समाज और नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी लाइन यहाँ से है, फ्यूडिज्म लैटिन वर्ड है जिसका शब्द फ्यूडम से उत्पन्न होता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद लीफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक दूसरी लाइन थी। अब तीसरी लाइन देखना, यहाँ से है, राजा ने अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये लीफ वर्ड है ना, या ये फ्यूडम, इसे याद रखना। ये जो यहाँ का राजा है रोमन साम्राज्य का जो भी है, तो ये अपनी सेना को नियंत्रित करने के लिए इस फ्यूडम यानी इस लीफ वर्ड का इस्तेमाल करता था। अब नीचे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर मैंने तीसरी लाइन पढ़ा दी है, चौथी यहाँ से है, राजा सरदारों को अपना वैसल या अधीनस्थ बनाकर उसने अपने प्रतिनिष्ठा की शपथ दिलाता था। ठीक है फ्रेंड, राजा बड़ा क्रूर होगा, जो इनके सरदार वगैरह थे ना, राजा अपने सरदारों को अपना वैसल यानी गुलाम वगैरह जो भी होगा उस टाइम का, गुलाम या अधीनस्थ बनाकर उसने अपने प्रतिष्ठा की शपथ दिलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, राजा अपने सरदारों को शपथ दिलाता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को लीफ के रूप में मान्यता देता था। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, इस फ्यूडम को या इस लीफ वर्ड को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीफ में मान्यता देता था, लीफ उस टाइम का कोई वर्ड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह फ्यूडम व्यवस्था में शासन एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, यही लिखा हुआ है, इस तरह फ्यूडम व्यवस्था पर शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति इस कतार में आकर ना खड़ा हो जाए। मतलब बादशाही था, वो सब कुछ था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ाया ना कि औरंगजेब था, वही सब कुछ था, तो उसी तरह बताया गया कि इस फ्यूडल व्यवस्था में शासक पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था और यह कुलीन वर्ग पैतृक बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे, और वो ये कोशिश कर रहे थे, कुलीन वर्ग जो ये थे ना पैतृक बन गए थे, ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे हमारे मतलब कुलीन वर्ग में और कोई बाहरी व्यक्ति आके ना शामिल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी। अब देखते हैं फ्यूडम व्यवस्था की दो विशेषताएं थी। ठीक है फ्रेंड, फ्यूडम व्यवस्था दो और विशेषताएं भी जुड़ी, तो मतलब ये व्यवस्था थी, इसमें दो व्यवस्थाएं और जोड़ दी। देखना फ्रेंड्स क्या क्या जोड़ी गई। इनमें से एक विशेषता थी कि सर्फडम। अब देखते हैं सर्फडम को। सर्फडम ऐसा किसान होता था, मतलब किसान को सर्फडम कहा जाता था यूरोप में। ठीक है फ्रेंड्स, सर्फडम एक ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता बोता और अपने स्वामी या सरदार की बिना आज्ञा से ना तो अपना पेशा बदल सकता था, ना किसी और इलाके में बस सकता था और ना ही शादी कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, देख गए होगे, समझ गए होगे कि सर्फडम कौन होता था। एक ऐसा किसान होता था, ना तो वह अपनी वो जो भी स्वामी वगैरह होगा उसके आगे के बिना ना ही अपना मतलब खेती बाड़ी करना छोड़ सकता था, ना यहाँ से छोड़ के कहीं जा सकता था दूसरे इलाके में, ना ही कहीं वो शादी कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया, शादी कर सकता था। इसी से माइनर की व्यवस्था भी जुड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली तो ये थी और दूसरी ये माइनर आ गई, इसी से माइनर व्यवस्था भी जुड़ी है। माइनर वह किला होता था जहाँ किला या हवेली होती थी जहाँ लॉर्ड स्वामी रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होगे, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक नोट लिखा है मैंने, भारत अपने इंडिया की बात बताई गई है। भारत में ना तो सर्फडम और ना ही मैनर व्यवस्था थी। ठीक है फ्रेंड्स,
ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं जा ही नहीं सकता, मतलब छोड़ छाड़ के जब तक तू कहेगा वही होगा, या हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में ना तो सर्फडम थी और ना ही मैनर व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पश्चिमी यूरोप में अनेक देशों ने 14वीं शताब्दी के बाद मैनर व्यवस्था का श्रम के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड की भूमि को महसूल के रूप में मुफ्त में जोतने की व्यवस्था का लोप हो गया। मतलब 14वीं सदी का बताया गया कि जो यहाँ के लोग जो सर्फडम व्यवस्था थी या फिर मैनर व्यवस्था थी, जो राजा की भूमि में मुफ्त वगैरह में जोतते थे, वो व्यवस्था ख़त्म हो गई। ठीक है फ्रेंड, 14वीं शताब्दी में ये देखो जोतने बोने की व्यवस्था पर लोप हो गया, मतलब समाप्त हो गई। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेष सेना का गठन थी। ठीक है फ्रेंड, यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी और विशेषता सेना का गठन ही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। घोड़े पर बैठा तख्तबंद नाइटी सामंती व्यवस्था का सबसे प्रचलित प्रतीक था। मान लो कोई व्यक्ति उस टाइम घोड़े पर बैठा है तख्तबंद, या कोई जैसे हमारे इंडिया में तख्त ताज पे बैठते थे ना, वैसे ही यूरोप की बात बताई गई। घोड़े पर बैठा तख्तबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे प्रचलित प्रतीक था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब घोड़े पे बैठना कोई प्रचलित प्रथा मानी जाती होगी उस टाइम। बैकग्राउंड में सब फ्रेंड्स नॉइस हो सकती है रेलगाड़ी की। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार बताया है। अब देखते हैं। राजा की सहायता के लिए निर्धारित संख्या में घुड़सवार पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों की होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस फ्यूडल लॉर्डों का मतलब समझ गए होंगे, जो पीछे पड़ के आए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चल। इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक अनेक कारण यूरोप और फ्यूडलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का काल था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अपने मध्यकाल में धर्म का काल माना जाता है, यहाँ पश्चिम एशिया और भारत की तरह ही यूरोप में भी मध्यकाल को धर्म काल कहा जाता था। ठीक, ये देखिए धर्म काल था। ठीक है, और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। अब देखेंगे अरब दुनिया। यूरोप को देख लिया, अरब दुनिया देखेंगे उस टाइम अरब में क्या चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये क्या कहते हैं, जो ये वर्ड था लीफ या सर्फडम, सर्फडम तो किसान होते थे। जो ये फ्यूडलिज्म था, इसको देखता हूँ मैं एक दो बुक और खंगाल के, उनमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका मतलब बताता हूँ एग्जैक्ट मतलब क्या है। तब तक आप, क्योंकि ये यूरोप वगैरह से हमारा इतना लेना देना नहीं है, तो इसको मैंने ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ाया, मतलब पढ़ाया पूरा ही है नोट करके। ठीक है फ्रेंड्स, बट इसको इतना महत्व नहीं देना है कि आप इसी को याद करते रहो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन तो आगे जो आने वाले टॉपिक है ना, जो हमारा इतिहास है, मुगल काल से भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा जो हमारा इतिहास है उसे पढ़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो अभी शुरुआत है, तो इसलिए थोड़ा इसको हल्की हल्की सरसरी नज़र से देखना है इस यूरोप के भाग को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये अरब दुनिया आएगी, इसके बाद अफ्रीका आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होगा। अभी ये पहला पार्ट है, इसमें देख लेते हैं कि उस टाइम हम तो युद्ध वगैरह कर रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा था उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। 7वीं सदी के बाद इस्लाम का उदय पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है फ्रेंड्स, गहरा प्रभाव पड़ा या डाला। आखिर खलीफा द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लिया होगा क्या कहते हैं अरब दुनिया में कौन कौन शामिल था। अफ्रीका भी था कुछ हिस्सा, और स्पेन का भी कुछ हिस्सा शामिल था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अरब कबीलों अरब कबीले के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य तक दाशमिक में बैठा खलीफा अपनी सत्ता खो बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दाशमिक शायद सीरिया की राजधानी है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, सीरिया की राजधानी है, आई नो। ठीक है, ये अपनी सत्ता खो बैठता है और एक अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे।
अब चलते हैं आगे। सत्ता में आया उसने नवस्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बासी स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से संबंधित होने का दावा करता था। लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक था। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये आया हुआ था अब्बासी, तो इसने 150 वर्षों तक शासन किया, मतलब बहुत फला फूला इसका साम्राज्य। और ये खुद को ना मोहम्मद जो पैगंबर हैं, जो अल्लाह है, ठीक है फ्रेंड्स, उनका संबंधी होने का दावा करता था ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फला फूला अब्बासी खलीफा पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देशों पर नियंत्रित नहीं करते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बाल्टिक भूमध्य सागर क्षेत्र भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उसका नियंत्रण था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये बताया है कि जो अब्बासी था ना, उसने मतलब पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के उन उपजाऊ क्षेत्रों पर ही नियंत्रित नहीं किया, बल्कि आगे जाकर भी ना, बल्कि भूमध्य सागर के क्षेत्र और भारत से जोड़ने वाले जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे ना, उन पर भी नियंत्रण किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पैरे का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं। अरब पक्के सौदागर थे तथा इस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागर और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम समुद्र से व्यापार वगैरह, समुद्र से आना जाना व्यापार वगैरह होता होगा, और ये धीरे धीरे अमीर होते गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अरबों ने सोने की दीनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार का मुद्रा बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब जो व्यापारी थे वो किससे व्यापार करते थे? सोने और चांदी से। ठीक है फ्रेंड्स, सोने को दिनार और चांदी को दिरहम कहते थे, जो पूरी दुनिया में मशहूर मुद्रा बन गई। यह सब अफ्रीका यह सब अफ्रीका सोन अफ्री यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की ही पहुंच के कारण संभव हुआ। तो मतलब अफ्रीका में जो सोने की खाने हैं ना, जोहान्सबर्ग वगैरह में, ठीक है फ्रेंड्स, ये वहाँ तक पहुँच गए थे, और वहाँ तो सोना ही सोना है। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और खलीफा अल रशीद थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो खलीफा थे इस काल के जो मशहूर थे। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। प्रशासन चलाने के लिए ईसाई, यहूदी और जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरब को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये अब्बासी वगैरह थे ना, ये अपने साम्राज्य में प्रशासन चलाने के लिए ईसाई, यहूदी और गैर मुसलमानों को अरब सेना में भर्ती वगैरह कर लेते होंगे। दरबार में कोई झिझक नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक फारसी थे और बौद्ध भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, फारसी धर्म और बौद्ध धर्म के भी लोग इनमें थे। इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना देते। ठीक है फ्रेंड्स, इन खलीफाओं की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती ना देते खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजंती, ईरानी और भारतीय विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद का एक बैत उल हिकमत गृह ज्ञान की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये हर धर्म को ही वो देते थे, संरक्षण वगैरह देते थे। यही लिखा हुआ है। जो इनका शासक था ना, जो ये दो खलीफा थे, ये जो अल मामून था, ये ऊपर पढ़ाया है ना, तो इसने ना हर धर्म को मतलब व्याख्या करने के लिए एक ज्ञान ग्रह बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्ञान ग्रह में क्या था, तो इसमें ये लिखा है ना, ईरानी, भारतीय सभ्यताओं के ग्रंथों अरबी के अनुवाद के लिए बगदाद में एक गृह की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। 8वीं सदी में अरबों द्वारा जीत जाने के बाद सिंध भारत और अरब के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंध का माध्यम बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, कि 8वीं सदी में इन्होंने सिंध वगैरह को जीत लिया। उसके बाद ही ये बताया गया कि जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक संस्कृति का संबंध का माध्यम बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि 10वीं सदी के आरंभ में अरब इस स्थिति पर पहुंच गए थे कि वे विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सकते थे, मतलब पूरे निपुण हो गए थे विज्ञान वगैरह में। ठीक है फ्रेंड्स, स्वयं कुछ बना भी सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स,
ये लगा ना कि स्वयं कुछ योगदान कर सकते थे, तो मतलब पूरे मतलब दक्ष वेल एक्सपीरियंस हो गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों का वृत्तांत हमारे लिए कुछ जानकारी के स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया कि भारत में जो भी अरब यात्री वगैरह आए होंगे, वो जो उन्होंने वेदांत वगैरह लिखे होंगे, वो हमारी जानकारी के लिए मुख्य स्रोत माने जाते हैं आज भी। ठीक है ना, देखते हैं ना कि ये अरब यात्री कहाँ से आया था, तो उसने कुछ ना कुछ बताया होगा। तो वही बात बता रही कि जो अरब यात्री वगैरह आए थे ना, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं। उनकी जो लिखी किताब वगैरह हैं, या वो हमें कुछ ना कुछ हमारे इतिहास की जानकारी ही देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका को, कि उस टाइम अफ्रीका में क्या चल रहा था। अफ्रीका के पूर्वी तटों के किनारे 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 मलिंदी और जिंजीबार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक क्रियाकलापों की बहुत सी वृद्धि हुई। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि ये अरब व्यापारी थे ना, ये अफ्रीका की जोहान्सबर्ग खानों तक पहुंच गए थे सोने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो वही बात बताया गया है। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का और सोने, हाथी दांत आदि का निर्यात भी शामिल था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अफ्रीका के लोग बहुत ही उस टाइम काले वगैरह थे, जो कुछ आज भी हैं। तो इनके जो गुलाम थे ना, मतलब गुलामों को भी खरीदा जाता था, आदमियों को भी। सोने चांदी का और हाथी दांत का निर्यात करते थे। अफ्रीका में एक काफ़ी प्राचीन शक्तिशाली इथोपिया का राज्य भी था, जिस ठीक है फ्रेंड्स, इथोपिया का राज्य था। इथोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, हब्सी, ये वही है जो क्या कहूँ, क्रिस गेल टाइप होते हैं ना जो लोग, वो एकदम काले काले। क्रिस गेल तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, हब्सी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथोपियाई वासी ईसाई थे। ठीक है फ्रेंड्स, वे बैजंती साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बैजंती साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये चाइना और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब देखेंगे कि चाइना में क्या चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, 8वीं और 9वीं शताब्दी में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति उच्च सोपान तक पहुँच गई। मतलब ये जो 8वीं 9वीं शताब्दी में जो तांग नाम का बंदा था ना, इसका शासन चल रहा था, और इसकी टाइम पे ना संस्कृति वहाँ की टॉप पर पहुँच गई थी। वही बताया गया है। सांग शासन में अधिराज्य मध्य एशिया और सिनकियांग में बहुत बड़े हिस्सों पर जिनमें कासगर भी शामिल था, फैली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया गया है कि तांग शासन की अधिराज्य में मध्य एशिया, सिंगियांग और बहुत बड़े रास्तों में, मतलब यहाँ तक इसका राज्य फैला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। सिंगियांग में बहुत बड़े हिस्सों पर, जिनमें कासगर भी शामिल था, फैली हुई थी। आगे चलते हैं। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा मिट्टी, चीनी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिमी एशिया, यूरोप और भारत में निर्यात की जाती थी। ठीक है फ्रेंड, इसी रास्ते से जो ये जहाँ जहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था, इसी रास्ते जो ये सिंगियांग रास्ता वगैरह है, ये हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं मुगल काल में। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो सिंगियांग रास्ता है, यहाँ से आना जाना लगा रहता था, इनका व्यापार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, वही बताया गया है कि इसी रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन, कम कीमती रत्न, पुखराज से बनी वस्तुओं का भी निर्यात यूरोप, पश्चिमी एशिया, भारत आदि में किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य तांग साम्राज्य का पतन हो गया। मतलब तांग साम्राज्य 9वीं शताब्दी में पतन हो गया। 10वीं शताब्दी में उसे सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। मतलब इसके मरने के बाद, इसका साम्राज्य, तांग का साम्राज्य खत्म होने के बाद 10वीं शताब्दी में एक सुंग राजवंश की स्थापना होती है। ठीक फ्रेंड, सुंग राजवंश लगभग 300 वर्ष तक चीन पर शासन करता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 13वीं शताब्दी में ये जो इनकी चीनी राजतंत्र थी ना, ये बढ़ती कमज़ोर कमज़ोर होते गए होंगे। इसी कारण ये मंगोल थे ना, ये मंगोलों ने चीन पर अपना अधिकार कर लिया। ये लिखा है ना, मंगोलों ने चीन विजय का अवसर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोल वगैरह आ गए होंगे 13वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। कुछ कुछ समय तक उन्होंने टोकिन यानी उत्तरी वियतनाम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना।
उन्होंने टोगिन यानी उत्तरी वियतनाम और अनाम दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये देखो रखा था ना, उत्तर में उन्होंने कोरिया को रौंद डाला। इन मंगोलों की बात हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीन को भी जीत कर आए हैं और इन्होंने उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और कोरिया को भी रौंद डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की की ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक स्थापना की। आगे चलते हैं। ये वेनिस, जो वेनिस का यात्री था ना मार्को पोलो, इस यात्री को याद रखेंगे, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वेनिस किस देश का था, तो ये इटली का था। ठीक है फ्रेंड्स, वेनिस यात्री, ये वेनिस इटली का ही एक शहर का नाम है। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों शासकों कुबलाई खान के दरबार में रहा। ठीक है फ्रेंड, जो वेनिस यात्री था मार्को पोलो, ये चीन के शासक था, कुबलाई खान इसके दरबार में रहा था। ठीक है फ्रेंड, मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और उसने रास्ते में उसने भारत में मालाबार तट को भी देखा। ठीक है फ्रेंड्स, मालाबार तट को, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि मार्को पोलो था ना, ये जाते हुए इसने किसको देखा था, तो इसने मालाबार के तट को देखा था, भारत के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पे है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया में पनपने वाले दो शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कुंभोज। कुंभोज, कई कई लोग इसे कम्बोज भी कह देते हैं, कई लोगों की कास्ट भी कम्बोज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कम्बोज साम्राज्य थे, कम्बोज आजकल कास्ट भी होती है एक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कम्बोज थे दो, मतलब शक्तिशाली राज्य थे, एक शैलेंद्र का एक कम्बोज का। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा और उसने श्री विजय साम्राज्य को काफ़ी हद तक स्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फैलता फूलता रहा। ठीक है फ्रेंड, इस साम्राज्य का चरमकाल इस साम्राज्य का चरमकाल इसमें जावा, सुमात्रा, मलय, प्रायद्वीप, सियाम। सियाम नाम याद रखना फ्रेंड्स, ये सियाम लिखा हुआ है, यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सियाम किसका नाम था, तो सियाम थाईलैंड का पुराना नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। ठीक है फ्रेंड्स, सियाम के आधुनिक भाग शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये शैलेंद्र राज की बात हो रही है। आगे चलते हैं। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूती नौसेना थी तथा चीनी के साथ समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था, मतलब इनके पास नेवी वगैरह हो गई और ये चीन से व्यापार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी में ही, मतलब उसका उपयोग करते होंगे अपनी सेना का। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट लिखा हुआ है मैंने, आप चाहें तो इसे नोट करके लिख सकते हैं। अगर मान लो आप मेंस में ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हो शैलेंद्र राजवंश के ऊपर, तो वहाँ ये लिख दोगे ना और ये नोट्स डाल के नोट लिख दोगे, तो काफ़ी इंप्रेशन पड़ेगा आपके आंसर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा, तो अच्छे नंबर मिलते हैं ऐसे नोट्स वगैरह डाल के। ठीक है फ्रेंड, दूसरा नोट यहाँ लिखा हुआ है। चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि ताकि व्यापार के नए अवसरों की तलाश की जा सके। ठीक है फ्रेंड, ये दो नोट हो गए। अब चलते हैं नीचे। मैं इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था ना, ये शैलेंद्र शासक, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम में मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है कि शैलेंद्र शासक के बारे में लिखिए, वरना ये चैप्टर मैं स्किप करा देता, फिर मैंने कहा नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था। अनेक चीनी और भारतीय इस व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी फ्लेंगबंग जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, इस साम्राज्य की राजधानी प्लेंगबंग जाते थे जो सुमात्रा में स्थित था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखना प्लेंगबंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सुमात्रा में था। ये क्या था, यह संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेंगबंग क्लियर हो गया हुआ, यह संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र था केंद्र बना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इस काल में राजाओं ने यहाँ अनेक भव्य भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा बोरोबुदुर मंदिर जो बुद्ध को समर्पित है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि बुद्ध का ना सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो जावा में है। और उस मंदिर का भी नाम कई बार पूछा गया, तो वो बोरोबुदुर का मंदिर है। ये बुद्ध को समर्पित है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध का मंदिर है, बुद्ध का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे।
अब यहाँ से रामायण और महाभारत जैसे भारतीय काव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शैलेंद्र शासक जो जाबाज जाबाग का महाराजा कहा जाता था, जिसका अर्थ था स्वर्ण भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, शैलेंद्र शासक जो जाबाग का महाराजा कहा जाता था जिसका अर्थ था स्वर्ण भूमि। अब आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कंबोज राज्य को, जो अभी पढ़ाया था ना, कंबोजिया कंबोज जिसको मैंने बताया था। तो कंबोज साम्राज्य, कंबोडिया और अनाम अनाम दक्षिण वियतनाम, ये फ्रेंड्स याद रखना, दक्षिण वियतनाम का नाम अनाम था पहले, अनाम में फैला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे उसने फूनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया। ठीक है फ्रेंड, उसने फूनान के हिंदू रंग में रंगे राज्य को विस्थापित किया, जिसका क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, कंबोज साम्राज्य 15वीं शताब्दी तक फलता फूलता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, कंबोडिया में अंकोर वाट के पास स्थित मंदिर समूह को उसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जाता है। मतलब इसके काल में ना, कंबोजों के काल में मंदिर वगैरह बहुत बने हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं बता चुका हूँ, कंबोडिया में सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट में। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ विष्णु की पूजा होती होगी, आगे देखते हैं। इनकी उपलब्धि माना जा सकता था। मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी से आरंभ हुआ है। इसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहाँ एक नया मंदिर बनवाता था। ठीक है फ्रेंड्स, एक नया मंदिर बनवाने लगे हर राजा अपनी याद में। इस तरह 3 यानी 3.2 वर्ग किलोमीटर में वहाँ 200 मंदिर से अधिक हो गए थे। मतलब देख लो, 3 किलोमीटर में 200 मंदिर इसने बनवा दिए थे। इनमें से अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मलय प्रायद्वीप में प्रायद्वीप के तलक बंदरगाह के रास्ते में चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुलाया ना, मलय प्रायद्वीप के तलक्कल बंदरगाह के स्थल के रास्ते से अनेक भारतीय यात्री चीन चले जाते थे अपना व्यापार, मतलब माल वगैरह बेचने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत और इन देशों में के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डच, भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों ने आकर हलचल, हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने पैर जमा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया गया है कि ये व्यापार ऐसे ही चलता रहता। अगर डच और ये फ्रांसीसी और अंग्रेज ना आते ना, तो हमारा व्यापार ऐसे ही चलता रहता। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने आगे सारे मतलब संबंध स्थापित जो भी किए होंगे वो तोड़ फोड़ कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ लिखा है ना, भारत और इन देशों के व्यापारिक संबंध सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में तो डच आए, ये मसाला व्यापार के लिए आए थे। इन्हें को मैं पढ़ाऊँगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों ने आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। तो मतलब ये संबंध यहीं से आके ख़राब हो गए, क्योंकि ये लोग आगे थे और इन्होंने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये हमारा पहला चैप्टर था। आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो एंड आई होप यू डोंट माइंड। मैं थोड़ा इस चैप्टर में फास्ट चला। ठीक है फ्रेंड्स, 11 देख लो, 11 पेजों का ये चैप्टर था, निपटा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। देख लो, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं आज रात पढ़ लूँगा, कल इसकी वीडियो ज़रूर मिल जाएगी आपको। थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर भी अब मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, जितना आपको ना मुगल काल पढ़ते हुए मज़ा नहीं आया ना, उतना अब पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये उत्तर भारत और दक्कन 3 युग साम्राज्य थे ना, इसमें हम तीनों को देखेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे पाल साम्राज्य, फिर राष्ट्रकूट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 3 जो साम्राज्य थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो वेरी वेल एंड आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।